हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी इश्यूज इन इंटरनेट और ई कॉमर्स, यानी कि जो भी इंटरनेट पे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं या ई कॉमर्स जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की जो सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं, कैसे हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं या अपनी साइट्स को किस प्रकार से जो है वो हम सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी सिस्टम को या अपने कंप्यूटर को या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप की हार्मफुल वेबसाइट्स होती हैं या डिफरेंट टाइप के जो हैकर्स होते हैं, उन हैकर्स से अपने सिस्टम को, अपने डाटा को किस प्रकार से हमें बचाना है, तो उसको हम सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। द ई कॉमर्स सिक्योरिटी सोल्यूशन इज कैपेबल ऑफ अलाउइंग access to customers and business partners in a controlled manner. It can be done in such a manner that only specific system could be accessed by the outsiders. मतलब जब हम कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को ही इसमें डिफाइन करते हैं कि कौन पर्सन हमारी साइट को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, तो उसको हम ई कॉमर्स सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, दो तरह के हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। सबसे पहला फिल्टर। तो सबसे पहले हमें फिल्टर के बारे में पता होना चाहिए। फिल्टर होता क्या है? फिल्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं कि मतलब कोई उस ऑर्गेनाइजेशन को कब देख सकता है या कब नहीं देख सकता, उस चीज को अलाउ करने वाले सिस्टम को हम फिल्टर कहते हैं। उसके बाद फायरवॉल। फायरवॉल होता है कि यदि कोई भी फिल्टर में कोई भी हम जो शब्द होते हैं या जो भी हमारी जो साइट्स होती हैं, उन साइट्स को जो है मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो भी कंप्यूटर्स या जो भी सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जो लिमिट फिक्स करने का काम जो है वो फायरवॉल करता है। और फायरवॉल जो है वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों प्रकार से हम उसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर जो है हम चार पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट स्क्रीनिंग। टेक्स्ट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी साइट पे या अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर जो शब्द होते हैं या कोई भी लाइंस होती हैं, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही हमारी जो वेबसाइट्स पे कोई भी पर्सन ये पर्टिकुलर वर्ड्स या लाइंस जो है वो सर्च करता है, तो वो एकदम से उसको ब्लॉक कर, मतलब एकदम से उसको जो है वो स्क्रीन कर देता है कि भी ये आप शब्द जो है वो ढूंढ नहीं सकते या वो शब्द जो है वो शो उस पर नहीं होता। तो कई ऐसे हमारे अनवांटेड वर्ड्स या अनवांटेड लाइंस हो सकती हैं जिसको हम इस पे जो है वो स्क्रीन किया जा सकता है। उसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स को हम URL ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं। तो URL ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि ऐसे कोई मेंबर जो टाइम टू टाइम जो हार्मफुल साइट्स होती हैं उनको कॉन्टिन्यूसली ढूंढने का काम जो है वो करते हैं, तो उसको हम URL बोलते हैं। मतलब कोई भी हार्मफुल वेबसाइट्स हमारे सिस्टम को इफेक्ट ना करे, इसलिए वो टाइम टू टाइम उसको खोजते रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी हम कहते हैं कि जो भी ऐसी साइट्स होती हैं जो ये मतलब ऐसी साइट्स को ही अलाउ करता है सर्च करने में जिनकी हमने स्क्रीनिंग की हुई होती है कि यही वेबसाइट आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये हम प्रॉक्सी तब यूज़ करते हैं जब हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई वाईफाई जो है वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। तो बहुत सारी पोर्नोग्राफीज या अनवांटेड साइट्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स सर्च कर सकते हैं, तो उनको
प्रॉक्सी के द्वारा ही ब्लॉक कर दिया जाता है और स्टूडेंट जो है वो इस तरह की कोई भी साइट जो है वो सर्च नहीं कर पाते। उसके बाद है वेब रेटिंग सिस्टम। वेब रेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जितनी बार उस वेबसाइट को देखा जाता है उसको जो है वो रेटिंग दी जाती है, तो उसको हम वेब रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि उसमें रेटिंग दिया जाता है, जैसे स्टार्स के रूप में रेटिंग दी जाती है, या जो साइट्स पे नंबर्स चलते रहते हैं कि कितने लोगों ने इस साइट को ओपन किया है। नेक्स्ट इज सॉरी ये जो है वो बैक चली गई है। नेक्स्ट इज फायरवॉल सर्विसेज। फायरवॉल सर्विसेज में हम 3 चीज़ें शामिल कर सकते हैं। सर्विसेज, फायरवॉल सर्विसेज मीन्स डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी जो पर्सन्स हैं वो इसको जो है वो एक्सेस ना कर सके और ना ही इस डाटा को जो है वो चेंज कर सके। मतलब इसकी वजह से डाटा इंटेग्रिटी जो है वो बनी रह सकती है। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि ये प्रमाणित की जाती हैं, उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि कोई भी पर्सन इसके ऊपर जो है वो अपना दावा जो है वो शो नहीं कर सकता। एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियबिलिटी। कॉन्फिडेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसमें कोई भी किसी प्रकार का पर्सन जो है वो घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ ना कर सके। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ट्रैफिक थ्रू फायरवॉल। मतलब फायरवॉल से हम जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट जो बेकार की साइट्स होती हैं वो हमें इफ़ेक्ट ना करें। तो इसमें हम 3 चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहला है पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जो भी साइट्स होती हैं उनको पैकेट फिल्टर जो है वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ही उसको आगे जो है वो भेजता है और उसके बाद ही इसको जो है वो मतलब उसको एक मैसेज दिया जाता है कि जो भी अगर ये साइट गलत है तो उसको उसमें से हटा दिया जाता है। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्विस। प्रॉक्सी सर्विस में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भी प्रॉक्सी जो सर्विसेज हैं वो प्रदान की जाती हैं। मतलब ये स्क्रीन की हुई वेबसाइट्स होती हैं, उन्हीं वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वेबसाइट्स जो है वो उसको नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जो भी जो डिफरेंट जो मेन पार्ट्स होते हैं डाटा के या इंफॉर्मेशंस के, तो उनको डाटाबेस से उनकी जो है कंपेयर किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उस डाटा को एक्सेस करने की परमिशन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन थ्रू फायरवॉल। फायरवॉल से हम किस तरीके से कौन कौन सी प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी कोई मेल आईडी या कोई भी अपनी जो है वो साइट खोलना चाहते हैं कहीं और से, बाहर किसी नेटवर्क से, तो वो इमीडिएट आपको जो है वो एकदम से मैसेज आपको भेज देता है आपके सर्वर पे कि आप कोई अपरिचित व्यक्ति या कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो इसको ना खोल रहा हो। तो इसके लिए आपको जो है वो एकदम से गूगल जो है वो मैसेज कर देता है कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे फ़ोन से जो है वो अपनी मेल आईडी को खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो इमीडिएट आपको रोकने की कोशिश करता है, दैट इज रिमोट लॉगिन। उसके बाद है एप्लीकेशन बैकडोर्स। एप्लीकेशन बैकडोर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं, तो उनको कुछ जो रिमोट लगाए होते हैं, मीन्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उसमें एकदम से हम उसकी जो पहुंच होती है या जो भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है पर्सन जिसने उसमें जो है वो प्रॉक्सी लगाई होती है, तो उसकी जो पहचान है उसमें जो है वो उसको गुप्त रखने की कोशिश की जाती है। और
बैकडोर से कोई भी पर्सन उसमें जो है वो एंटर ना करे, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है SMTP सेशन हाईजैकिंग। SMTP का जो फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या जिसको हम मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो इंटरनेट या ईमेल भेजने की एक बेस्ट एक हमारी जो है वो साइट हो सकती है, और कोई भी घुसपैठिया या कोई भी पर्सन जो है वो अनवांटेड पर्सन जो है वो इसमें ना आए, और वो इसमें जाकर के जो है वो कई सारे मैसेजेस आपको कर सकता है, बहुत सारी मेल आपको जो है वो कर सकता है। तो इस फायरवॉल का यूज़ करके वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकता है। इसको हम SMTP सेशन हाईजैकिंग जो है वो बोलते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम बग। ऑपरेटिंग सिस्टम बग का मतलब होता है कि जो भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर्स होते हैं तो बैकडोर एंट्री उनको जो है वो इशू की जाती है, और मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम बग होते हैं जिनका फ़ायदा एक जो भी स्पेशल हाईजैकर होता है, अनुभवी हाईजैकर जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद है डिनाई ऑफ सर्विस। डिनाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है जो डिनायल ऑफ सर्विस जो भी फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है ईमेल बॉम्ब। ईमेल बॉम्ब मीन्स मतलब बहुत सारी ईमेल का जो है हमला किया जा सकता है, मतलब ये एक पर्सनल ईमेल के ऊपर जो है वो मतलब एक ही पर्सन आपको हजारों बार या लाखों बार जो है वो मेल बार बार भेजने की कोशिश करता है, और ईमेल सिस्टम और जो मैसेज है उसमें उसको एक्सेप्ट करने में उसको काफ़ी मुश्किल होती है। तो फायरवॉल जो है वो इसको बचाने की कोशिश करता है। फिर है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन। तो कुछ भी काम हम अगर उसमें करते हैं तो हैकर्स इसका भी बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं और उससे हमारे डाटा को जो है वो खराब कर सकते हैं। देन वायरस। वायरस आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये बहुत सारे ऐसे फायरवॉल्स हैं जो आपके लेटेस्ट फायरवॉल्स हैं वो इससे सुरक्षा करने का काम करते हैं। स्पैम। उसके बाद नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम जो है वो कई बार आपके कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो अनवांटेड मैसेजेस हैं, जो बार बार उनको जो है वो भेजा जाता है, उसको हम स्पैम बोलते हैं। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे अनेबल टू प्रिवेंट अटैक फ्रॉम मैग्नेटिक टेप्स। जैसे अगर हम फ्लॉपी डिस्क से या किसी मैग्नेटिक टेप से कोई वायरस अगर डालना चाहते हैं या हैक करना चाहते हैं तो फायरवॉल उससे इसकी सुरक्षा जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद है सिक्योरिटी इश्यूज। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो रहते हैं और ये कई बार जो है वो फायरवॉल जो है वो अगर उसकी कमज़ोर पॉलिसी है तो उसकी वजह से भी ये धोखा खा सकता है। उसके बाद है प्राइवेसी इश्यूज। तो फायरवॉल जो है वो कई सारे ऐसे हमारे जो है वो अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनीज को नहीं बचा सकते हैं, तो वो मतलब वो जानबूझ करके जो वायरस फैलाना चाहते हैं उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। फिर है अनेबल टू प्रोटेक्ट वायरसेस थ्रू सीडीज। मतलब सीडीज के द्वारा अगर कोई वायरस डाला जाता है किसी सिस्टम में तो फायरवॉल उसको भी रोकने में असमर्थ होता है। अनेबल टू प्रिवेंट डाटा ड्राइवन अटैक्स। मतलब जो डाटा ड्राइवन अटैक्स हैं उनको भी जो है वो फायरवॉल नहीं रोक पाता। इसमें बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो डाटा को यूज़ करते हुए जो है वो वायरस डालने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज रिकवरी फ्रॉम अटैक्स। हम अटैक से रिकवरी कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी हैव टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम हैकर्स। मतलब जब भी हम डाटा को हैकर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड अदर थ्रेट्स, रिकवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहला है अटैक डिटेक्शन। मतलब जो भी पर्सन वायरस डालना चाहता है या हमारे डाटा को अटैक करना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो सॉफ्टवेयर उसको पहचानने की कोशिश करेगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, या एकदम से उसको जो है वो पहचान लेगा या भांप लेगा कि भी ये वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है।
देन डैमेज असेसमेंट, जब हमें हमलों का पता चल जाता है तो कंप्यूटर या वो जो फायरवॉल है वो इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर देता है कि भी ये आपके डाटा को या सॉफ्टवेयर को खराब कर देगा, और वो प्रॉपर आपको वार्निंग देता है कि भी भाई इससे आपका जो है वो सॉफ्टवेयर या कोई भी विंडो जो है वो करप्ट हो सकती है या आगे काम नहीं कर सकती है। देन करेक्शन एंड रिकवरी, तो जो आपने एंटीवायरस या फायरवॉल्स डाले होते हैं उसको वो कई बार जो है वो करेक्ट भी कर देता है और उसकी रिकवरी भी कर लेता है। देन करेक्शन फीडबैक, और करेक्ट करने के बाद आपको जो है वो फीडबैक देता है और जो है वो सुधार लाने के लिए आपको फैसला करने के लिए जो है वो आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि HTTP के नाम से हम इसको जानते हैं। तो HTTP आपने कई बार वेबसाइट्स के ऊपर, जब भी वेबसाइट ओपन होती है तो उसमें HTTP आपने देखा होगा, तो उसको हम HTTP जो है वो बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इसको हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। HTTP ऑफर्स सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स विच गवर्न हाउ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि HTTP जो है वो ऐसे रूल या ऐसे स्टैंडर्ड बनाता है जो कि डिफरेंट टाइप की साइट्स को या वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने को गवर्न करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हम उस पर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं हमारे लिए, एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जो है वो इंटरनेट पे और या दूसरे नेटवर्क पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन क्विक एक्सेस, तो HTTP जो है वो कहीं पे भी हम इंटरनेट कैश पर जो है वो कलेक्टेड होते हैं और जल्दी ही हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसको देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती और इसमें हमें किसी भी प्रकार की जो है वो आज्ञा या जो है वो कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर है रन टाइम सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड। रन टाइम सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि किसी भी टाइम हम इसको जो है वो रन कर सकते हैं और इसमें किसी की भी सपोर्ट की जरूरत हमें नहीं रहती। देन यूजेबल ओवर फायरवॉल्स, जो भी हमारी फायरवॉल्स होती हैं उसके ऊपर हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नोड कनेक्शन ओरिएंटेड, और इसको किसी भी तरह के कनेक्शन की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। उसके बाद हम नेक्स्ट इज सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसको हम बोलते हैं SHTTP, हाई एडवांस्ड एंड सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP। मतलब HTTP का जो एक एडवांस वर्जन है उसको हम SHTTP जो है वो बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स एनक्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन नेटवर्क सर्वर, जो भी हमारा नेटवर्क सर्वर होता है उसके ऊपर एनक्रिप्शन यानी कि कीज या पासवर्ड या स्पेशल आईडीज जो है वो देने का काम किया जाता है, या जो आइडेंटिफिकेशन होती है उनको किसी भी नेटवर्क पर जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस एडवांटेजेस ऑफ SHTTP, सबसे पहला है रीडायरेक्ट ऑफ वेबसाइट्स। मतलब SHTTP जो है वो अपने आप ही आप भले ही किसी HTTP में उसको आप टाइप करते हैं तो ये SHTTP अपने आप ही उसको जो है वो कनेक्ट कर देता है। उसके बाद है सिक्योर ट्रांजैक्शन, इसमें जो भी हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, ई बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये सारी की सारी सिक्योर होती हैं। देन प्रोटेक्शन जो है वो जो भी टेक्नोलॉजी होती है और उसकी सुरक्षा करने का या सिक्योर करने का काम जो है वो ये करता है। देन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, इसकी जो अपनी एक वेरिफिकेशन होती है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है और किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत इसमें नहीं जरूरत पड़ती। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे प्राइवेसी इश्यूज, इसमें कैशे जिसको हम फाइल्स बोलते हैं, जो
जो हमारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो हम जो है सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको चोरी करने का डर जो है वो उसमें रहता है, ये चोरी हम नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद है एनक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब जब भी हम इसमें डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, तो तभी इसमें एनक्रिप्शन जो है हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि कोई भी किसी तरह की पासवर्ड या की जो है वो फिक्स कर सकते हैं। देन कंप्यूटेशनल ओवरहेड इंक्रीजेज, कंप्यूटेशनल और ओवरहेड इंक्रीजेज जो है वो ओवरहेड को जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड को बढ़ाने का काम कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट, यानी कि सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो हैं इसको हम कहते हैं सेट इज ए ओपन एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन डिजाइन्ड फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑन द इंटरनेट। मतलब जब भी हम कोई क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट पे कोई भी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने का काम जो है वो सेट करता है, जिसको हम सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो है वो बोलते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को, जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं उनको सिक्योर करने का या उनको कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखने का काम जो है वो ये करता है। देन इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, डाटा की जो गोपनीयता बनी रहती है या जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन है या जो मतलब सत्यता है, एक्चुअलिटी है, उसको बना करके रखने का काम ये करता है। देन कार्ड होल्डर अकाउंट ऑथेंटिकेशन, जो भी कार्ड होल्डर पर्सन होता है उसकी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन जो है ये रखने की कोशिश करता है। मर्चेंट ऑथेंटिकेशन, मतलब जो भी व्यापारी होता है उसकी भी ऑथेंटिसिटी ये अपने पास रखने की कोशिश करता है। देन सेट पार्टिसिपेंट्स, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिक्योर करने का ये काम करता है। तो इसमें एक कार्ड होल्डर होता है, मतलब जिसके पास वो कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, वो इसका एक कार्ड होल्डर होता है, उसी के पास इसकी जो है वो सारी की सारी जानकारी होती है, उसकी की होती है, पासवर्ड्स होते हैं। दूसरा मर्चेंट, यानी कि व्यापारी होता है, व्यापारी के पास डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स होते हैं या जो भी लेन देन वो करता है, तो उस लेन देन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने उसको सेट करके रखता है अपने बिजनेस को, तो उसको हम मर्चेंट बोलते हैं। उसके बाद है इशूअर, इशूअर मीन्स जो भी बैंक इसको इशू करता है उसको हम इशूअर बोलते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड को कोई भी इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है वो इशू करने का काम करता है। देन एक्वायर, एक्वायर मीन्स ऐसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसको एक्सेप्ट करने का काम करता है, यानी कि जो मर्चेंट होता है, जो भी उसका बैंक अकाउंट होता है या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो जुड़ा हुआ होता है, तो वो एक्वायर करने वाला पर्सन होता है। देन पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे मतलब जब भी हम कोई फीस या कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक विंडो खोल देता है, ओपन कर देता है जो पर्टिकुलर किसी बैंक से रिलेटेड होती है, तो उसको हम पेमेंट गेटवे जो है वो बोलते हैं। देन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो भी कार्ड होल्डर या मर्चेंट या पेमेंट गेटवे या पब्लिक सर्टिफिकेट उसको इशू करने का काम करता है, तो उसको हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी या आईपी हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है टीसीपी आईपी शॉर्ट हैंड फॉर अ शूट ऑफ प्रोटोकॉल then run on top of IP. IP is the internet protocol and TCP is the most important protocol that runs top of IP. Any application that can communicate over the internet, मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन जिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट मतलब जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करने का काम करते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि OSI। OSI का मतलब होता है यहाँ पर
OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्होंने इसको सेट करने का काम जो है वो किया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो हेट्रोजीनियस जो हमारे फ्रेमवर्क होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, इट गिव्स अ लेयर्ड नेटवर्किंग फ्रेमवर्क दैट कंप्यूटराइजेस हाउ कम्युनिकेशन शुड बी डन बिटवीन हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब कोई दूसरे का सिस्टम, किसी सेकंड पर्सन का सिस्टम अलग होता है, किसी पर्सन का सिस्टम अलग होता है। तो उन दोनों सिस्टम के ऊपर जो है हम जब अपनी कोई नेटवर्किंग की हेल्प से कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर होना या डाटा लिंक लेयर होना, नेटवर्किंग लेयर होना, ट्रांसपोर्ट लेयर होना, सेशन लेयर होना, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। मतलब ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं जो डाटा को सिक्योर करने का काम जो है वो करती हैं। उसको हम जो है वो OSI बोलते हैं। उसके बाद एनक्रिप्शन इज अ सिक्योरिटी मेथड इन विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन रीड इट। मतलब एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एनकोडेड करते हैं, यानी कि कोई भी किसी तरह की हम पासवर्ड या की उसमें सेट कर देते हैं तो उसको जो है वो एनक्रिप्शन करते हैं। मतलब वो ही ऑथराइज्ड पर्सन उसको देख सकता है, दूसरा कोई पर्सन उसको ना देख सके, तो उसको हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई भी टेक्स्ट होता है या डिक्रिप्शन या जो भी क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं, मतलब जब हम कोई पासवर्ड या कोई भी आईडी जो है वो सेट कर देते हैं उसको हम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन बोलते हैं। फिर होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन। पब्लिक की एनक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो पब्लिक उसको जो है वो एक्सेस करती है, देख सकती है, लेकिन उसमें एक आपको आईडी और पासवर्ड अलग से जो है वो दिया होता है। तो आप उसमें जाकर के, मतलब वो ऑथराइज्ड पर्सन को ही वो जो है वो मिला होता है, तो आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें मिल सकती है। तो एनक्रिप्शन टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें हम कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। इसमें ट्रिपल DES मीन्स डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें 56 बिट्स और 3 डिफरेंट टाइप की जो है वो कीज को हम जो है वो यूज करते हैं या एल्गोरिथम जो है वो इसमें यूज किया जाता है। फिर है राइवेस्ट, सैमिर, एडलमैन यानी कि RSA। ये जो है वो इंटरनेट की डाटा को मतलब उसको सुरक्षित करने का जो है वो काम करता है, और ये असिमेट्रिक की जो है वो प्राइवेट की हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लोफिश में 64 बिट्स को डिवाइड किया जाता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। फिर है टू फिश का मतलब इसमें हम 256 बिट्स को और सिमेट्रिक की को जो है टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एंड एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स में 128 बिट, 192 बिट और उसके साथ साथ 256 बिट और एनक्रिप्टेड जो एनक्रिप्शंस होती है, प्राइवेट कीज होती हैं, उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। देन डिजिटल सिग्नेचर, ये आज के टाइम में काफ़ी जो है वो ऑथेंटिकेटेड एक एनक्रिप्शन मानी जाती है या एक फायरवॉल मानी जाती है। डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब भी हम कोई मैसेज या कोई भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आजकल जो ये मैथमेटिकल स्कीम चली हुई है डिजिटल सिग्नेचर, जब तक हम उससे उसको ऑथेंटिकेटेड नहीं करते तो तब तक वो जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं मानी जाती। तो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन, हम इसका जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक्स में या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन इंटेग्रिटी, मतलब उसकी सत्यता बताने के लिए कि भी ये बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन है या रियल डाटा है। देन नॉन रेपुडाइजेशन, मतलब बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनके ऊपर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं, तो उनके मतलब उस पर
जो है वो डिजिटल सिग्नेचर करने से ये मना करता है, मतलब जो ऑथेंटिक ना हो। इसकी काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे एडवांटेजेस, स्पीड, इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, बहुत जल्दी इससे हम काम कर सकते हैं। कॉस्ट इसकी काफ़ी कम होती है। सिक्योरिटी इश्यूज के बड़े अच्छे होते हैं। ऑथेंटिकेशन हम इसकी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, मतलब हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन को ही इसमें अलाउ कर सकते हैं। ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब हम इसको जल्दी से ढूंढ भी सकते हैं, किसी भी टाइम इसको हम जो है वो ढूंढ सकते हैं। नॉन रेपुडाइजेशन होता है, मतलब डिजिटल रूप या जो भी मतलब इसकी जो है हम पहचान कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी इसकी पहचान सकते हैं। इम्पोस्टर प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई भी जो है वो इनको जाली नहीं बना सकता, दूसरे सिग्नेचर जो है वो नहीं बना सकता। टाइम स्टैम्प मतलब ये पर्टिकुलर किसी टाइम पे डिजिटल जो है वो साइन किए जाते हैं और इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और स्मॉल डाटा फाइल्स दैट डिजिटली बाइंड्स अ क्रिप्टोग्राफिक की टू एन ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल को ऑथेंटिक बताने के लिए हमें उसको जो है वो सर्टिफिकेट इशू करने का काम किया जाता है, इसको हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ों से जो है वो बना होता है, डोमेन नेम, सर्वर नेम और होस्ट नेम, मतलब जो भी इसको यूज करने वाला पर्सन होता है या इसका सर्वर नेम होता है या होस्ट नेम हो सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एंड लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। उसके बाद नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमें इंटरनेट पे सिक्योरिटी इश्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ना भी काफ़ी जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहे हैं जो कई पर्सन जो है वो क्रेडिट कार्ड को चोरी करके जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को चोरी कर लेते हैं और उससे आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी इशू की ज़रूरत पड़ती है। फंड फ्रॉड, मतलब जो है आपके फंड जो है वो ज़्यादा फंड आपके यूज़ किए जा सकते हैं या उनको निकाला जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर व्यापारी को किसी का चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड ले जाकर उससे शॉपिंग की जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से सिर्फ शॉपिंग होती है और उसको जानबूझकर ज़्यादा पेमेंट की जाती है और फिर उससे वो पैसे वापस मांगे जाते हैं। तो फंड फ्रॉड इस तरीके से किया जा सकता है। मर्चेंट फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो धोखे से जो है वो वस्तुएं जो है वो बेची जा सकती हैं किसी दूसरे पर्सन को। फिर है कार्ड टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो उसका नंबर होता है, उसकी जो वैधता होती है उसको जांचने का काम किया जाता है। बार बार उस साइट पे उसको डाला जाता है और जो साइट उसकी बार बार इंफॉर्मेशन पूछने का काम करती है। फिर है फ्रेंडली फ्रॉड, मतलब इसको हम दोस्ताना धोखाधड़ी भी बोलते हैं, मतलब मतलब इसको चार्जबैक फ्रॉड के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब कोई उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करता है और फिर यह दावा करता है कि उसका आपने जो है वो शॉपिंग तो कर ली है लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को जानबूझ करके खो देते हैं। फिर है आइडेंटिफाई थेफ्ट, मतलब जब हम किसी धोखेबाज को एक अलग पहचान से जो है वो अपने, कोई भी धोखेबाज या कोई भी चोर जो है वो अलग पहचान से इसकी जो है वो इसकी जो है वो चोरी कर सकता है और किसी भी तरह के आइटम जो है वो ऑर्डर कर सकता है। फिर है फिशिंग मतलब होता है कि भी जब अपना पासवर्ड और आईडी ईमेल जो होता है वो अन्य कोई भी पर्सन होता है वो आपकी जानकारी को मांगता है तो आपको फंसाने की कोशिश करता है और आपको जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट और कैटेगराइजेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कोई भी घुसपैठिया जो है वो इसमें ना आ सके, तो ये भी हमें जो जानकारी जो है वो काफ़ी सीक्रेट रखनी पड़ती है। इंटेग्रिटी, मतलब उसकी सत्यता बनाए रखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नॉन रेपुडाइजेशन का मतलब होता है कि भी किसी भी संदेश को जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो
मतलब वो ही पर्सन उसको रिसीव कर सकता है जो उसका ऑथेंटिकेटेड पर्सन होता है, उससे मना नहीं कर सकता। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारी जो ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन की जो है वो मतलब सिक्योरिटी की जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं रख सकते। ऐसे ही ऑडिटेबिलिटी मतलब हम इसको कभी भी जो है वो रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जांच पड़ताल इसकी कर सकते हैं। फिर है अथोराइजेशन मतलब जब हम प्रॉपर किसी को ऑथोराइज करते हैं, उसकी वजह से जो है वो हम उसको मतलब ये एक एक्चुअल में की होती है जो उसको ऑथराइज करने की जो है वो किया जा सकता है। और एक बीच में रह गया ऑथेंटिकेशन, मतलब जो है हम प्रॉपर किसी को उसकी पहचान दे सकते हैं कि यही पर्सन इसको यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई भी पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। देन मैनेजमेंट इश्यूज रिलेटेड टू ई कॉमर्स, तो बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, जैसे फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट्स टू सेल, मतलब बिल्कुल सही प्रोडक्ट हम जो है वो सेल करने के लिए जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। अट्रैक्टिंग द परफेक्ट कस्टमर, एक अच्छे कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम भी जो है वो इससे किया जा सकता है। जनरेटिंग टारगेटेड ट्रैफिक, मतलब जो भी जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, मोबाइल शॉपिंग इंजन या डिफरेंट टाइप की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं, सोशल जो इश्यूज होते हैं, उनको ट्रैफिक जो है वो स्टोर करने में भी हमारी जो है वो हेल्प होती है। एंड नर्चरिंग द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स, कैप्चरिंग क्वालिटी लीड्स। कैप्चरिंग क्वालिटी लीड्स का मतलब होता है ऑनलाइन रिटेलर और ऑनलाइन स्टोर ट्रैफिक चलाने के लिए जो भी जो एडवर्टीजमेंट होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो अमाउंट्स हैं वो भी खर्च कर सकते हैं। फिर है नर्चरिंग द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स। नर्चरिंग द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है ईमेल, जो भी ईमेल शेड्यूल्स होती हैं उसका एक छोटा सा एक परसेंटेज हिस्सा होता है, और मतलब इसमें जो है वो उसको प्रॉपर वैल्यू इशू करने का जो है वो काम किया जाता है। देन कन्वर्टिंग शॉपर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स, मतलब जो भी कस्टमर्स कन्वर्टिंग जो शॉपर्स होते हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनको पेइंग कस्टमर्स के रूप में बदलने का जो है वो काम किया जाता है। देन रिटेनिंग कस्टमर्स का मतलब होता है नए ग्राहकों को आकर्षित करना, जो भी नए कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। देन अचीविंग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ज़्यादा लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ती है। चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स, जो हम बिल्कुल सही तकनीक है उसको ही जो है वो इस्तेमाल करने का, इसमें हम जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल टू मेक इट ऑल हैपन, मतलब इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए हम जो है वो राइट पर्सन की जो है वो खोज करने का काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से पसंद आई होगी, तो कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप किसी भी टाइम जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।